हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें हम भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार को देख रहे थे। मूल अधिकार में हम आज आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में हम जानेंगे। यह क्या है? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था हम देखेंगे आर्टिकल 32 आर्टिकल अनुच्छेद 32। इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह है क्या? भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा न केवल अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है, न केवल अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है, अपितु संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से उनका संरक्षण भी किया गया है। क्या किया गया है? उनका संरक्षण, मूल अधिकार का संरक्षण भी किया गया है। संरक्षण अपने आप में एक अधिकार बना दिया गया है। संरक्षण एक अपने आप में अधिकार बना दिया गया है। किसमें? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। जान लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा न केवल अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान की गई है, न केवल अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान की गई है, अपितु न केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है, अपितु संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से संवैधानिक उपचारों के माध्यम से उनका संरक्षण भी किया गया है। माध्यम से उनका संरक्षण भी प्रदान किया गया है। उनका संरक्षण भी प्रदान किया गया है। अर्थात मूल अधिकार के संरक्षण को अपने आप में एक अधिकार बना दिया है। किया गया है। अर्थात अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अधिकार बना दिया है। अधिकार
बना दिया गया है, बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके बारे में यह कहा गया कि भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा न केवल अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान की गई है, अपितु संवैधानिक उपचारों के माध्यम से उनका संरक्षण भी प्रदान किया गया है, उनका संरक्षण भी किया गया है। अर्थात अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी उनका एक अधिकार बना दिया गया है, उनका एक अधिकार बना दिया गया है। इसी जो हमारा यही अनुच्छेद है आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो ये आर्टिकल है हमारा 32 जो आर्टिकल है, इसमें हमारा 5 रिट जारी होता है। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा, हृदय, दिल तथा दीवार की संज्ञा दिए हैं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय तथा दीवार की संज्ञा दिए हैं, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा, हृदय, दिल तथा दीवार की संज्ञा दिए हैं। इसमें आर्टिकल जो हमारा 32(1) है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार के इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से अपना अधिकार प्राप्त करे। यह आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब जो हमारा अगला है आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत हमारा 5 रिट जारी होता है। आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत 5 रिट जारी होता है। इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए हो। आर्टिकल 32(2) इसके अंतर्गत
सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीट जारी कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। इसके अंतर्गत 5 रीट जारी किए जाते हैं। इसके अंतर्गत 5 रीट जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 रीट जारी किया जाता है। 5 टाइप्स ऑफ 5 रीट्स। 5 रीट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के रीट कौन है हमारा? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है हमारा प्रतिषेध और 5वां जो है हमारा उत्प्रेषण। इसको क्रम से हम देखेंगे बारी बारी से। पहले एक बार नोट कर लेते हैं इसको। पांच प्रकार का जो रीट है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारा रीट है परमादेश। अगला जो हमारा तीसरा है अधिकार परीक्षा। और जो चौथा है हमारा प्रतिषेध। 5वां हमारा उत्प्रेषण। 5वां रीड जो है हमारा उत्प्रेषण है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। पहले थोड़ा सा आर्टिकल 32(3) और 4 के अंतर्गत भी हम जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद इसको हम क्रम से देखेंगे। इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए हो गया होगा। आर्टिकल 32(3) के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है। वह यानी सुप्रीम कोर्ट जो है संसद जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी अधिकार यह दे सकता है कि इसके लिए नियम बना सकती है। कि वह रीट जारी कर सके। देख लेते हैं। संसद जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है। अधिकार दे सकती है
सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है कि इसके लिए नियम बना सकती है, कि इसके लिए नियम बना सकती है, कि इसके लिए नियम बना सकती है, बना सकती है। कौन देगा? संसद। संसद न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी अन्य न्यायालय को भी यह अधिकार देगा कि वह रीट जारी कर सके, कि वो रीट जारी कर सके, बना सकती है कि वह रीट जारी कर सके, जारी कर सके, रीट जारी कर सके। यह हमारा आर्टिकल 32(3) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे अगला जो है हमारा 32(4) के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। 32(4) में जो हमारा प्रावधान किया गया है, मूल अधिकार के हनन होने पर, मूल अधिकार के हनन होने पर जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये जो अधिकार हैं इसे समाप्त करने का, उसे समाप्त करने का जो अधिकार है, समाप्त करने का, समाप्त नहीं किया जा सकता है सिवाय संविधान के। इसको अगर कोई समाप्त कर सकता है तो संविधान, अन्यथा और कोई नहीं समाप्त कर सकता है। देख लेते हैं 14 यानी 32(4) के अंतर्गत, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अगला देख लेते हैं 32(4), उसमें क्या प्रावधान किया गया है। 32(4) में मूल अधिकार के हनन होने पर, मूल अधिकार के हनन होने पर, मूल अधिकार के हनन होने पर जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मूल अधिकार के हनन होने पर जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यह अधिकार, यह जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो यह अधिकार इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार जो है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यह अधिकार को या इस अधिकार को, इस अधिकार को, इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता सिवाय संविधान के, सिवाय संविधान के। यानी संविधान के अलावा इस अधिकार को, ये जो मूल अधिकार है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे जो हमारा 5 रीट जारी हुए हैं, जारी किए जा रहे हैं, उन रीटों को हम क्रम से देखेंगे। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। चलिए, यह हो गया हो, आगे देख लेते हैं। अगला जब हम देखेंगे यह 5 रीट, टाइप्स ऑफ 5 रीट। टाइप्स ऑफ 5 रीट्स। इसमें हम देखेंगे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, विरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करना,
न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करना। इसका शाब्दिक अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ विरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करना। न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करना, यह प्रावधान हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का यह शाब्दिक अर्थ यही होता है, विरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करना। नोट करिए इतना। चलिए, हो गया होगा, आगे देखते हैं। अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, वो तो हम इसका शाब्दिक अर्थ देखे हैं। इसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष सशरीर उपस्थित होने का जो है प्रावधान किया गया है। कहा? न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश होने का प्रावधान किया गया है, ताकि न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के औचित्य का परीक्षण कर सके कि उसे किस रूप में गिरफ्तार किया गया है, यानी किस कारण उसे गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है, औचित्य कर सके। परंतु इस रीट का जो प्रयोग है सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ किया जा सकता है। सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ किया जा सकता है। परंतु इस रीट का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता देख लेते हैं। इसका प्रयोग न्यायालय जो है न्यायालय के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए गए न्यायालय के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा बंदी बनाए गए इसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष सशरीर उपस्थित होने के लिए किया जाता है। व्यक्ति को अपने समक्ष सशरीर उपस्थित होने के लिए सशरीर उपस्थित करने के लिए किया जाता है। उपस्थित करने के लिए किया जाता है। उपस्थित करने के लिए किया जाता है ताकि न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के औचित्य का परीक्षण कर सके। ताकि न्यायालय उसकी
गिरफ्तारी का औचित्य परीक्षण कर सके, औचित्य परीक्षण कर सके। परंतु इस रीट का प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकरण या परंतु इस रीट का प्रयोग सार्वजनिक या प्राधिकरण परंतु इस रीट का प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ किया जा सकता है। दोनों के खिलाफ किया जा सकता है। क्या कहा गया इसमें? सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ यह रीट जारी किया जा सकता है। अब इसमें हम देखेंगे अगला रीट कौन सा है। इतना नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा रीट है परमादेश। अगला रीट परमादेश, जिसे अंग्रेजी में हम मेंडमस कहते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अगला है हमारा रीट 2 परमादेश, जिसे मेंडमस कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि आदेश देना, हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। अब इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है उसको भी देख लेते हैं। इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा किसी भी निगम अथवा सरकार को अपने पद से जुड़े हुए कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आदेश के रूप में किया जाता है। देख लेते हैं, पहले लिखते हैं। इसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा किसी भी पदाधिकारी निगम अथवा किसी भी पदाधिकारी निगम अथवा सरकार को अपने पद से जुड़े हुए
सरकार को पदाधिकारी, निगम अथवा सरकार को अपने पद से जुड़े हुए, सरकार को अपने पद से जुड़े हुए कर्तव्यों, सरकार को अपने पद से जुड़े हुए कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आदेश के रूप में जारी कर सकता है। कर्तव्यों के निष्पादन, कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आदेश के रूप में किया जाता है। निष्पादन के आदेश के रूप में किया जाता है। यानी क्या प्रावधान किया गया? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा किसी भी पदाधिकारी, निगम अथवा सरकार को अपने पद से जुड़े हुए कर्तव्यों के निष्पादन के आदेश के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने पद से जुड़े हुए कुछ भी कार्यों को, अपने पद से जुड़े हुए कार्य नहीं करने के संबंध में कारण पूछा जा सकता है। इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। इसके अंतर्गत न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय किसी भी पदाधिकारी किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी, किसी भी सार्वजनिक इसके अंतर्गत न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने पद से जुड़े हुए कार्य नहीं करने के संबंध में, पदाधिकारी को अपने पद से जुड़े हुए कार्यों को नहीं करने के संबंध में कारण की पुष्टि की जा सकती है या कारण को पूछा जा सकता है। न करने के संबंध में कारण पूछा जा सकता है, कारण की पुष्टि की जा सकती है। अब इसमें आगे क्या प्रावधान किया गया? परंतु निजी गैर संवैधानिक विभागों जैसे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के संबंध में कारण नहीं पूछा जा सकता है। संबंध में उच्च न्यायालय आदि के विरुद्ध में इसका कारण नहीं पूछा जा सकता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
इसके अंतर्गत यानी निजी परंतु निजी अथवा गैर सरकारी निजी व्यक्तियों निजी व्यक्तियों गैर सरकारी संवैधानिक विभागों गैर संवैधानिक विभागों परंतु राष्ट्रपति तथा राज्यपाल विभागों राष्ट्रपति तथा राज्यपाल उच्च न्यायालय आदि के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय आदि के विरुद्ध यह प्रावधान नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान नहीं किया जा सकता है। यह हमारा परमादेश कंप्लीट हुआ। इतना नोट कर लीजिए इसको। चलिए ये हो गया हो। आगे देखते हैं अगली रीट। अगला रीट हमारा जो है कौन सा है? प्रतिषेध। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, रोकना। क्या होता है? रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि यह एक न्यायिक रीट है जिसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले पर विचार विमर्श करने से रोकने के लिए किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को ही जिला न्यायालय कहा जाता है। विचार विमर्श को रोकने का प्रावधान किया गया है यदि वह इस उनके विषय के या विषय क्षेत्र के अधिकार से अलग है, विरुद्ध है, बाहर है। देख लेते हैं। यह एक प्रकार का न्यायिक रीट है। क्या है? न्यायिक यह एक प्रकार का न्यायिक रीट है जिसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय तथा
उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी भी मामलों पर, उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मामलों, अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी भी मामलों पर विचार विमर्श करने से, चल रहे किसी भी मामलों पर विचार विमर्श किसी भी मामलों पर विचार विमर्श चल रहे किसी भी मामलों पर विचार विमर्श करने से रोकने के लिए विचार विमर्श को रोकने के लिए किया जाता है, विचार विमर्श को रोकने के लिए किया जाता है यदि वह विषय उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, यदि वह विषय उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर यह विचार विमर्श चल रहा है तो उसको रोकने का प्रावधान इस रीट के अंतर्गत किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है रोकना। जब शाब्दिक अर्थ ही होता है रोकना, तो किसी भी मामलों को यह रोक सकता है जो उनके विषय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो, उसे यह रोक सकता है। यह हमारा 3 जो रीट हैं कंप्लीट हुए। अगला जो रीट है हमारा 2 रीट हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा रीट है उत्प्रेषण ही हमारा बच रहा है। उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा 2 रीट हमारा बच रहा है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना जो सुझाव है कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो अनुच्छेद 32(4) है आपका, वह इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। यह जो 5 रीट हैं, यह बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी न किसी रीट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हर रीट को हम एकदम डिटेल से लेकर चलेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। तो आज इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।